और इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ आरा सदर विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। आप पर सबसे बड़ा आरोप आपके क्षेत्र की जनता का है कि आप चुनाव हर बार जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप अपने क्षेत्र में समय न दे करके बल्कि बाहर में समय व्यतीत करते हैं। देखिए, 6 बार चुनाव लड़े यहाँ। उसके पहले लोकसभा का चुनाव में लड़ चुका हूँ पहले, और उसमें से 5 चुनाव में जीत चुका। ठीक है। अब ये राजनीतिक आरोप तो लगते ही रहते हैं, तो इस प्रकार के आरोपों का कोई मतलब नहीं होता। मैं हर बार जीतता हूँ और लोगों से संपर्क नहीं रखता हूँ। ऐसा विधायक दूसरी बार लौट के आता है क्या? आपने कहीं देखा सुना है क्या? 2015 में चुनाव में हार गया, लेकिन उस समय सारी सड़कें मैं बनवा चुका था। आपके पिताजी, आपके बड़े भाई और आप खुद अभी राजनीति में सक्रिय हैं। आपके आने वाली पीढ़ी में से भी कोई आने वाला है, आगे आएगा? देखिए, पीढ़ी में आने वाला है तो कोई आवे। मैं रोकने वाला कौन हूँ? परंतु मैं किसी को लाने वाला नहीं हूँ। कि आपके बेटे जो हैं वो इस विधानसभा के चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे और आपके माध्यम से करेंगे। अब पता नहीं ये ऐसी बातें कहाँ से आती हैं, कैसे उठती हैं। तो क्या हिंदू पक्षधर नेता अपने आप को आप मानते हैं? देखिए, इस प्रकार से कहना ठीक नहीं है। पक्षधर की बात नहीं है। हिंदू तो मैं हूँ, और हिंदू इसीलिए हूँ कि मेरे बाप दादा, मेरे पुरखे हिंदू हैं। 2025 में भी आप नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका चेहरा कब होगा? देखिए, ये जरूरी है। हम अपना चेहरा सामने रख करके बिहार के हित को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। 1977 में इंदिरा गांधी ने जब 75 में सारे देश को जेल बना दिया, आपातकाल किया, और उस आपातकाल के अंधकार से देश निकला, तो चुनाव की घोषणा हो गई। जेल से निकलिए और चुनाव लड़िए। वैसी परिस्थिति में जेपी ने कहा, जयप्रकाश जी ने कहा कि जनता पार्टी नाम दिया और कहा कि इसमें सबको अपने दल को दे दो। पहली बार गठबंधन सरकार में आई, और डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल जी ने वो संगठन पूरे देश में खड़ा किया था कि कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए जरूरी है। तेजस्वी यादव भी बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी अकेले लड़कर देख ले, कहाँ वो रह जाएगी। वो तेजस्वी भी तो अकेले लड़के देख ले। आरा के जो पूर्व सांसद थे आर के सिंह, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे, उनको हार का सामना करना पड़ा पिछले लोकसभा चुनाव में, और उसमें भी आरोप प्रत्यारोप ये भी है कि बीजेपी के जो लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको समर्थन नहीं दिए, सपोर्ट नहीं किए, पीठ में छुरा घोंपे, कई तरह की बातें हुई। आप पर भी आरोप प्रत्यारोप आया कि आप भी एक विधायक होने के नाते उनका साथ नहीं दिए। इसका जवाब आपका क्या होगा? देखिए, आरोप पता नहीं कैसे और कहाँ से इस प्रकार के आरोप आते हैं। हार गए, उन कारणों को खोजेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे, आगे जीत की तैयारी करेंगे। काराकाट सीट से निर्दलीय भोजपुरी के कलाकार पवन सिंह चुनाव लड़े, और उसके वजह से माना जा रहा है कि कई सीट जो है वो आप लोग को नुकसान हुआ, और हमारे पूर्व सांसद का कहना है कि उनको बीजेपी के द्वारा ही पैसा देकर के चुनाव लड़ाया गया है। इस बात से कितना सहमत हैं आप? बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की बात करने वाले लोग पार्टी के शत्रु हैं। हम यह नहीं मानते कि पवन सिंह खड़ा हो गए तो सब कोई हार गया, ऐसा नहीं है। पत्रकार और नेता के साथ अक्सर बातचीत होते रहता है, सवाल और जवाब का दौर भी जारी रहता है, लेकिन ये इंटरव्यू बेहद ही खास है। भोजपुर जिले के लोकल चैनल में IVN 7 भारत सबसे ज़्यादा व्यूज और देखने वाला चैनल है, और इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ आरा सदर विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसे शख्स हैं जो बिहार बीजेपी के एक स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। 5 बार यह इस विधानसभा का नेतृत्व वो कर चुके हैं। बीच में एक बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा था। संघ से भी इनका पुराना लगाव है। तो आगे अब सवाल जवाब का दौर शुरू होता है, और हम आपके साथ जो मेरा पहला सवाल होगा वो आप पर सबसे बड़ा जो आरोप आपके विधानसभा क्षेत्र के जनता का जो है उससे ही शुरुआत होगी। आप पर सबसे बड़ा आरोप आपके क्षेत्र की जनता का है कि आप चुनाव हर बार जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप अपने क्षेत्र में समय न दे करके बल्कि बाहर में समय व्यतीत करते हैं।
इसका जवाब क्या है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का स्वागत है, और इसलिए भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि मेरा मनोभाव, मेरा विचार, मेरी पार्टी, बाकी उसकी विचारधारा, इन सबको जानने की आपके अंदर इच्छा पैदा हुई। देखिए, 6 बार चुनाव लड़े यहाँ, उसके पहले लोकसभा का चुनाव मैं लड़ चुका हूँ पहले, और उसमें से 5 चुनाव में जीत चुका। ठीक है। अब ये राजनीतिक आरोप तो लगते ही रहते हैं, तो इस प्रकार के आरोपों का कोई मतलब नहीं होता। मैं हर बार जीतता हूं और लोगों से संपर्क नहीं रखता हूं। ऐसा विधायक दूसरी बार लौट के आता है क्या? आपने कहीं देखा सुना है क्या? तो 5-5 बार जो विधायक आया, जिसको लोगों ने चुना, वो इसलिए चुना कि वो हमारा वोट ले ले और कभी आए नहीं। तो राजनीतिक आरोप तो ऐसे लगते रहते हैं, इन आरोपों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जनता की इच्छा, आकांक्षाओं और उसकी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना और खरा उतरने के लिए प्रयासरत रहना, ये आवश्यक होता है। सार्वजनिक जीवन में परसेप्शन बहुत बड़ी बात होती है, और परसेप्शन कोई एक कारण से नहीं बनता। जनता के मन में अपने उम्मीदवार के प्रति, अपने प्रतिनिधि के प्रति जो धारणा बनती है, वो धीरे धीरे बनती है। जी बिल्कुल। और वही धारणा उसे उनके हृदय में अस्थायी स्थान दिलाती है, स्थायी जगह दिलाती है। तो मुझे उसमें सफलता मिली है। आम जन के हृदय में जगह बनाने में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, और जनता का हृदय से आशीर्वाद प्राप्त है मुझे कि उनके हृदय में जगह बनाने में मुझे आशातीत सफलता मिली है। जी, तो जो मेरा सवालों का सूची है उसमें एक सवाल है जो क्रमांक में नीचे था, लेकिन अब जब आपका जवाब आया है कि जनता के हृदय में आप जगह बना चुके हैं, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरे पास कि क्या 2025 विधानसभा में भी आप आ रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने? देखिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी तय करती है। ठीक है। मुझे क्या करना है, या किसी को भी, तो पार्टी तय करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्टी कहेगी तो जरूर आऊँगा। मतलब आपकी इच्छा है? इच्छा से हर बात नहीं होती। पार्टी के हम तो आउट एंड आउट पार्टी मैन हैं। देखिए, मेरा जन्म तो एक बड़ा कांग्रेस परिवार में हुआ। बिहार के 10 उन परिवारों में मेरा परिवार था जिनकी गिनती होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं तो होश संभालते ही संघ का स्वयंसेवक, और इस रूप में मेरे अंदर जो विचारधारा, जो भाव पैदा हुआ, उस कारण इस विचारधारा के साथ हूँ। संघ के काम में रहा, जनसंघ के कार्य में रहा, भारतीय मजदूर संघ का कार्य किया, वनवासी कल्याण केंद्र का कार्य किया, भारतीय जनसंघ का काम किया। फिर जनता पार्टी में जब विलय हुआ तो उसमें आ गए, फिर जनता पार्टी से निकल गए तो भारतीय जनता पार्टी में है। तो हम तो आउट एंड आउट पार्टी मैन है। ठीक है। आउट पार्टी जो कहेगी, हाँ, मैं वही करूँगा। तो आप अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, उसके बाद ही तो पार्टी टिकट देगी या ना देगी, तो बात की बात है। आप अपनी मंशा जाहिर करेंगे ना? पार्टी के मंशा के ऊपर है। पार्टी मंशा जाहिर करेगी तो मुझे स्वीकार है। स्वीकार है। जी ठीक है, हमारा जवाब मिल गया है। दूसरा सवाल ये है कि आरा शहर में आप लंबा समय तक विधानसभा का और शहर का नेतृत्व किए हैं, लेकिन जो शहर में सड़कों का हाल है, चौड़ीकरण खास करके, वो नहीं हो सका है। तो इसको क्या आप अपनी विफलता मानते हैं या जिम्मेदारी किसी और के ऊपर ये जानी चाहिए? देखिए, सफलता और विफलता ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जी ठीक है। यदि मैं यहाँ हूँ तो सफलता के साथ साथ विफलता भी स्वीकार करनी होगी। जहाँ तक सड़कों की सवाल है,
तो सड़कों की मरम्मती तो मैंने पूरी तौर से इस शहर में, आप स्मरण करें, आप लोग स्मरण नहीं रखते हैं, स्मरण रखना चाहिए। 2015 में चुनाव में हार गया, लेकिन उस समय सारी सड़कें मैं बनवा चुका था। ठीक है। शहर में कोई ऐसी सड़क नहीं थी, छोटी बड़ी भी या मिडिल टाइप भी, कि वो ठीक ठाक नहीं थी। वो सड़कों की हालत उस समय ठीक थी। 5 साल हम जब नहीं रहे तो सड़कों की हालत बदहाल हो गई। आज सड़कों की हालत फिर से इन 5 वर्षों में, और मैं पैसा लाने में सफल हुआ। आप जानते हैं, बीच में सरकार हम लोगों की आई, फिर सरकार गई। उस दौरान विकास का काम निश्चित रूप से प्रभावित हुआ। जो गति विकास की पकड़ी थी, उसकी गति धीमी हुई, उसका भी असर रहा। मैं आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें जिस प्रकार तेजी से काम होना चाहिए था, तो नहीं हो पाया। या दूसरे शब्दों में आप कहे कि जो परिणाम हम देना चाहते थे, हम नहीं दे पाए, उस परिणाम को नहीं ला पाए। तो मैं मानता हूँ कि कुछ परिस्थितियों का भी दोष है, लेकिन अब मैं इस आपसे यह कहने में, एक कहने की स्थिति में हूँ कि आगे आने वाले 2-3 महीने में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और लगभग 75% सड़कें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। ठीक है। और अधिकांश सड़कों का चौड़ीकरण भी कुछ न कुछ हो जाएगा। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल जो है वो आपसे ये है कि आपका परिवार जो है, वो आपने भी खुद बताया है और सारे लोग जानते हैं कि राजनीतिक पहचान जो है वो बहुत पुरानी है। आपके पिताजी, आपके बड़े भाई और आप खुद अभी राजनीति में सक्रिय हैं। आपके आने वाली पीढ़ी में से भी कोई आने वाला है, आगे आएगा? देखिए, पीढ़ी में आने वाला है तो कोई आवे, मैं रोकने वाला कौन हो, परंतु मैं किसी को लाने वाला नहीं हूँ। आप लाने वाले नहीं हैं? नहीं, एक बड़ा जवाब आप दे रहे हैं। मैं अपने परिवार से किसी को प्रमोट करने वाला नहीं हूँ। और मुझे भी या मेरे बड़े भाई भी, जो झारखंड के विधानसभा में अध्यक्ष रहे जी, जो वहाँ के पहले वित्त मंत्री रहे, जी बिल्कुल। तो वो भी, उनको भी कोई प्रमोट नहीं किया, हमको भी किसी ने प्रमोट नहीं किया। अगर लोग करते, परिवार से प्रमोट होते तो कांग्रेस में होते। मैं कांग्रेस परिवार जी का। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा संस्कार है कि हम अपने परिवार से किसी को हम अपने से प्रमोट करके नहीं लाएंगे। उनकी इच्छा है परिवार के किसी सदस्य को आगे बढ़े, संघर्ष करे, और जिस किसी को आना है वो अपने बलबूते आए अपने बलबूते, पार्टी में काम करे, मेहनत करे। ये नहीं कि तस्तरी सजा के रखी हुई है, कोई चला आवे, यह सब हम लोग पसंद नहीं। मतलब परिवारवाद नहीं लगने देंगे, अपने ऊपर आरोप नहीं लगने देंगे। परिवारवाद एक अलग विषय है, बड़ा विषय है। परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि हमारे 4 बेटे हैं तो हम भाजपा में रहें, एगो कांग्रेस पे भेज दें, एगो कम्युनिस्ट बटा दे, एक तो और कोई पार्टी में भेज दें, जिस पार्टी का राज रहे उसमें रहे। परिवारवाद का यह मतलब नहीं है। परिवारवाद का मतलब है कि विचारधारा की दृष्टि से हमारा सारा परिवार उस विचारधारा के साथ जुड़ जाए, उस विचारधारा के साथ रहे। तो आज मेरे परिवार में कोई कांग्रेसी नहीं है। आज मेरे परिवार का एक सदस्य बीजेपी में है, संघ के विचारधारा से प्रभावित है, संबंधित है। आरा के जनता को एक जवाब और भी आप दीजिए। काफ़ी कयास ये भी लोग लगा रहा है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आपके बेटे जो हैं वो इस विधानसभा के चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे और आपके माध्यम से करेंगे। पता नहीं ये ऐसी बातें कहाँ से आती हैं, कैसे उठती हैं। बेटा तो है ही है, तो बेटा है तो कोई पाप हो गया क्या? बेटा है, लेकिन बेटा तो अपने बलबूते
और टाटा स्टील में बड़ा अधिकारी है, अच्छी तनख्वाह है जी। और बहुत ठीक ढंग से स्थापित है। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बढ़िया हैं। एक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स करके। दूसरा इंजीनियरिंग पास करके वो अभी विप्रो में हो गया, इंजीनियर है। तो इस प्रकार से वो हमको हटा करके वो क्यों एमएलए बनेगा? तो इसको भी आप क्यों चाहेगा? आप खारिज कर दिए इस बात को। क्यों चाहेगा? हाँ, इस चर्चा के समझे ना? कयास को आप खारिज कर दिए। तो ये सब चर्चा वैसे ही करते हैं। हाँ, बहुत से लोग अपना बेटा लेकर घूम रहे हैं, हाँ, तो वैसे लोग कुछ हवा मारते हैं, कहते हैं, सब हवा फैलाई जाती है ठीक है। राजनीति में। इन सब का कोई मतलब नहीं। चलिए, आरा की जनता को भी और हमको भी इस बात का जवाब मिल गया है। अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आप राजनीति के लंबे समय से हम लोग आपको देख रहे हैं और कभी ऐसा जातिवाद का आरोप प्रत्यारोप आप पर लगते हुए हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ, धर्म के को लेकर के आपका थोड़ा सा रुख जो होता है वो अड़ियल रहता है। कई बयान भी आपका आया है हिंदू पक्ष को लेकर के। तो क्या हिंदू पक्षधर नेता अपने आप को आप मानते हैं? देखिए, इस प्रकार से कहना ठीक नहीं है। पक्षधर की बात नहीं है। हिंदू तो मैं हूँ, और हिंदू इसीलिए हूँ कि मेरे बाप दादा मेरे पुरखे हिंदू हैं, जी। इसलिए मैं हिंदू हूँ। तो मैं कैसे कहूँ कि मैं कुछ दूसरा हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं पक्षधर हूँ। मैं तो हूँ, मैं दूसरा हूँ ही नहीं। इसलिए, और यह भी मैं मानता हूँ, हिंदू मतलब सनातन, सनातन मतलब भारत। सनातन जब तक रहेगा भारत रहेगा। जिस प्रकार से सनातन अमिट है उस प्रकार से भारत भी अमिट है। तो हम तो यही मानते हैं कि भारत की धरती पर जो भी जन्म लेता है वो सनातनी है, वो हिंदू है मूलतः। इसके बाद चाहे वो किसी पंथ को स्वीकार करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपासना पद्धति, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है जी। लेकिन इस मिट्टी से नाता, इस देश से नाता, इस देश की संस्कृति से नाता, इस देश के संस्कारों से नाता, इस देश के मिट्टी में जन्म लेने के कारण वह मूलतः भारतवासी है और मूलतः सनातनी है। आप हिंदू मत कहिए, लेकिन सनातनी है। ये हिमालय है, हिमालय तभी है ये सनातन है। ये समुद्र है, सनातन है। ये धरती है, सनातन है। इसके ऊपर का आकाश है, सनातन है। ये वायु है, सनातन है। ये जल है, सनातन है। तो ये सब सनातन है। तो ये भारत जो है ये उसी की उपज है, सनातन की उपज है। कई बयान आपका चर्चा में रहा है, कभी ऐसा माहौल होता है तो उसमें इसलिए यहाँ जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान वह सनातनी है। और मेरी विचारधारा क्या, यह तो अकाट्य विचारधारा है, स्थापित विचारधारा है। और यही मैं कहता हूँ, इसके कारण कोई कट्टर हिंदू कह देता है तो उसकी नासमझी है। ऐसा नहीं है। अब उनकी नासमझी है, वो नहीं समझते हैं कि सनातन क्या है। ऐसा है नहीं ना। लेकिन मैं बिल्कुल कट्टर, जो आप कहते हैं हिंदू पक्ष, ऐसा नहीं है। मैं अपने को उस तरह से मानता भी नहीं हूँ। मैं तो सनातन हिंदू। हिंदू यदि है तो हिंदू से उदार है कौन? हिंदू का मतलब है उसका जो विशाल हृदय है उसमें सारा संसार समा जाए तो भी उसमें जगह रहेगी। तो हिंदू जो है, जो वास्तविक, अब जो अपने को समझता है, उसका बहुत बड़ा हृदय है और उसने समय समय पर अपनी उदारता का परिचय दिया है। तभी तो बाहर से आने वाले जो व्यापारी थे वो यहाँ के राजा बन गए। दूसरे देश से आने वाले मुट्ठी भर लोग आक्रमणकारी थे, लुटेरा थे, वो यहाँ राज करने लगे। तो इस प्रकार से हुआ, तो उदारता के कारण ही हुआ। ठीक है, आप कट्टर नहीं है। चलिए, अगला सवाल ये है कि बिहार के बीजेपी में जब से जन्म हुआ बिहार में, तब से लगभग आप हैं इस पार्टी में और सेवा देते आ रहे हैं और मजबूत स्तंभ के रूप में भी आप जाने जाते हैं।
लेकिन बिहार में अभी तक बीजेपी पिछलगू ही पार्टी बन करके रह गई है और इस बार का भी जो चुनाव आने वाला है वो संभवतः पीछे ही रहने वाली है। इस पर क्या रुख है, क्यों नहीं वो फ्रंट फुट पर आकर करते हैं, खेलते हैं, या फिर उनका सीएम फेस पहले अनाउंस हो जाता है, कोई चेहरा भी वैसा बड़ा नहीं दिखता है, क्या कारण है? देखिए, बिहार की सामाजिक और राजनीतिक रचना जो है उसका प्रभाव पड़ता है सार्वजनिक जीवन में। यहाँ कुछ भी करने के पहले जाति आ जाती है और ये बार बार ये बात कही जाती है कि जाति एक सच्चाई है बिहार में। ये ठीक है, इस देश में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति किसी न किसी जाति का ही होगा और किसी न किसी जाति में ही जन्म लेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही होता है, पूरे भारत में है। लेकिन बिहार में जाति एक सच्चाई है। जातीय अवधारणा इस प्रकार से हमारे कार्यकलाप में और उसने स्थान ग्रहण कर लिया है। खाते पीते सोते जागते रहते सहते सब प्रकार की गतिविधियों में ये जातियाँ शामिल हैं, जातिवाद शामिल है, जातीय प्रकरण शामिल है। इस कारण से परिवर्तन जो चाहते हैं समय के साथ अपना और स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाया। नहीं तो बिहार में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन प्रांतों से और बढ़िया और मजबूत संगठन रहा है जनसंघ काल में। लेकिन हम यहाँ की परिस्थितियों के कारण विवश होकर के और अनेक दूसरी ऐसी पार्टियों से जो दूसरी विचारधारा की थी उनसे हम गठबंधन करके और लड़ने के लिए विवश हुए चुनाव। आपको नहीं मालूम, आपका तो जन्म उस समय नहीं, आपको होश भी नहीं होगा जी। 1967 में और भारतीय जनसंघ पहली बार गठबंधन सरकार में आई और डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल जी ने वो संगठन पूरे देश में खड़ा किया था कि कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए जरूरी है। और उस समय आप बिल्कुल पूरा पश्चिम, नॉर्थ पोल साउथ पोल कहिए, उत्तर और दक्षिण ध्रुव जैसा वामपंथी विचारधारा और जनसंघ, लेकिन दोनों ने मिलकर के सरकार बनाया। ठीक है। महामाया बाबू के नेतृत्व में 1967 में सरकार बनी और उस सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी भी और उस सरकार में कम्युनिस्ट मार्क्सवादी भी, उस सरकार में भारतीय जनसंघ भी शामिल हुआ और कांग्रेस को इन लोगों ने अलग किया, हराया। तो हम परिवर्तन के लिए अपनी बलि देते रहे और आपने देखा कि 1977 में इंदिरा गांधी ने जब 75 में सारे देश को जेल बना दिया, आपातकाल किया और उस आपातकाल के अंधकार से देश निकला तो चुनाव की घोषणा हो गई, जेल से निकलिए और चुनाव लड़िए। वैसी परिस्थिति में जेपी ने कहा, जयप्रकाश जी ने कहा कि जनता पार्टी नाम दिया और कहा कि इसमें सब कोई अपने दल को दे दो। भारतीय जनसंघ ने अपने दल का बलिदान किया और उसमें शामिल हो गया, देश हित में था, कांग्रेस से मुक्ति देश को चाहिए थी। तो हमने जनसंघ समाप्त कर दिया। यदि हम जनसंघ समाप्त नहीं किए रहते तो आप आगे रहते, तो हम बहुत पहले इस देश की मुख्य धारा में और जो राष्ट्र की मुख्य धारा थी उसमें बहुत बड़े घटक के रूप में होते। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी और देश के व्यापक हित में हम लोगों ने यह निर्णय लिया बाद के समय में, और हम लोगों ने अनुभव किया। उस समय हम लोग भी इसके लिए तैयार नहीं थे और हमारे नेतृत्व का ये फैसला हम लोगों को बहुत बुरा लगा था। लेकिन बाद के दिनों में यह भी देखने में आया और हम लोगों ने इसे स्वीकार किया कि नहीं, हमारा नेतृत्व दूरदर्शी है और हमारे नेतृत्व ने जो देखा
जो समझा और जो अनुमान किया था वो बिल्कुल सही था। इस देश को सही रास्ते पर चलाने के लिए जरूरी था कि अपना बलिदान दिया जाए। तो अभी तक बलिदान ही देते आ रहे हैं तो आप। हम लोग तो बलिदान ही देते आए हैं, बिहार के लिए बलिदान देते आए हैं। हम्म, और 25 में भी जब तक बलिदान देने जा रहे हैं। परिस्थितियां नहीं सुधरेंगी, अनुकूल नहीं होंगी, तब तक हम बलिदान तो देते ही रहेंगे। मतलब 25 में भी आप आपने बलिदान दे देखा, रहे हैं जी। आपने देखा ना, कहा गठबंधन की सरकार बनी तो हमारे साथियों ने क्या कहा वाजपेयी जी को, कहा कि आप राम मंदिर निर्माण नहीं करेंगे, आप धारा 370 की बात नहीं करेंगे, आप कॉमन सिविल कोड की बात नहीं करेंगे। तो वाजपेयी जी ने और पार्टी ने क्या कहा, अच्छा बाबा नहीं करेंगे, लेकिन सरकार में हम रहेंगे तो ये काम तो होगा ना जी। तो जो देश के व्यापक हित में, राष्ट्र के व्यापक हित में था, जो जरूरी उस समय, उन बात को स्वीकार किया। आपने देखा धीरे धीरे धारा 370 भी समाप्त हुआ, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और कॉमन सिविल कोड के तरफ भी हम आगे बढ़ गए। ठीक है। और भी कई महत्वपूर्ण कानून बनाने में सफल हुए हैं। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ बिहार को लेकर के ही था कि बिहार में 2025 में भी आप नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका चेहरा कब होगा? देखिए, ये जरूरी है। हम अपना चेहरा सामने रख करके बिहार के हित को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। अभी हम अकेले अपने चेहरे के बल पर अनुभव करते हैं, यह मानते हैं कि हम बिहार के व्यापक हित में बात नहीं करते। नीतीश बाबू के नेतृत्व में रह के ही बिहार का जो हम जितना कुछ करना चाहते हैं बिहार के हित में, वो करने में सफल हो गए। इसलिए यह निर्णय नेतृत्व का सही अब है, तो जायज है। तेजस्वी यादव भी बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी अकेले लड़कर देख ले, कहाँ वो रह जाएगी। वो तेजस्वी भी तो अकेले लड़के देख ले, कहाँ रहेंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि अकेले लड़के देख लीजिए ना। और अकेले लड़के देखे, उसका भी परिणाम सामने आया। हाँ। आया ना, आपने देखा ना जी। बिहार में जो दृश्य था। तो अकेले अभी क्यों लड़े, अकेले आप भी तो लड़िए और लड़के दिखा दीजिए। इसलिए ऐसी बात नहीं है। एक सवाल आरा आपसे। में जी। मैं अपनी ओर से भी कुछ कहना चाहूँगा। जी। जहाँ तक विकास की बात है, हाँ। हम लोगों ने आरा को जिस प्रकार से काम किया है, देखिए 2005 के पहले का आरा, जिनको याद हो उनसे पूछिए क्या था। जितना काम हुआ, कहाँ से कहाँ हम लोगों ने पहुँचाया है परिश्रम करके इन 25 वर्षों में, 20 वर्षों में। आरा का विकास जिस ढंग से हम लोग किया, यहाँ के नागरिक जीवन का, ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे कहीं कोई गली नहीं, कहीं कोई नाली नहीं, कहीं कुछ नहीं, नारकीय जिंदगी थी। उससे मुक्ति दिलाया। ये सब पंचायत का बाकी पैसा तो बाद में आना शुरू हुआ। तो हम लोगों का शासन में आगे जो बढ़े हम लोग, तो फिर उसका प्रोविजन, उसका प्रावधान कर पाए। इसके पहले तो लूटपाट था। तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। कहाँ से आप ये यात्रा शुरू हुई थी और कहाँ आज पहुंचा है आरा, जब इसका ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न को आप नकार देंगे कि ऐसा प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज भी अभी ये देखिए, ये जो है ना बांध, ये जो धरहरा से लेके चंदवा, उस बांध का चौड़ीकरण करके और आरा बक्सर 4 लेन और आरा पटना 4 लेन दोनों को जोड़ने वाली एक सड़क बाहर हो जाएगी। अब हम इस प्रयत्न में भी लगे हैं। इस बार हमने उसको लाया है विधानसभा में, उस पर भी सरकार का आश्वासन है। हम चाहते हैं कि कायम नगर से बाहर से 4 लेन 0 माइल तक आ जाए। ठीक है। कायम नगर से देखिए, उसमें यदि सब सफल हो जाएंगे तो एक बड़ा काम उधर से हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सरकार का जो एक अभी जो आई है योजना सरकार की, तो पटना से सासाराम को जोड़ने का, तो आरा के सामने से ही और फिर उद्वंत नगर होते हुए बामपाली से जोड़ करके और वो सासाराम की तरफ जाएगी। ये भी एक नई, कुल मिला करके आरा जो है ना,
जो एक प्रकार से मृतप्राय शहर हो गया था, अब आरा में एक नया जीवन का आगाज हो रहा संचार हो गया, होने जा रहा है। और आरा का भी विकास बहुत तेजी से होगा। अब पटना और बक्सर के बीच में आरा, जैसे लगता था कि आरा बिल्कुल अब इसका कोई भविष्य नहीं है। आरा के व्यापारी भी निराश थे, वो भी भाग रहे थे। आरा में व्यवसाय नहीं, वो भी अपना व्यवसाय समेटने के चक्कर में थे। तो सबके अंदर एक उम्मीद की किरण नई पैदा हुई है। और हमको लगता है कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर आरा का जो विकास होगा तो वो आश्चर्यजनक होगा। ठीक है, अगला सवाल ये है कि आरा के जो पूर्व सांसद थे आर.के. सिंह, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे, उनको हार का सामना करना पड़ा पिछले लोकसभा चुनाव में। और उसमें भी आरोप प्रत्यारोप ये भी है कि बीजेपी के जो लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको समर्थन नहीं दिए, सपोर्ट नहीं किए, पीठ में छुरा घोंपे, कई तरह की बातें हुई। आप पर भी आरोप प्रत्यारोप आया कि आप भी एक विधायक होने के नाते उनका साथ नहीं दिए। इसका जवाब आपका क्या होगा? देखिए, आरोप पता नहीं कैसे और कहाँ से इस प्रकार के आरोप आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ काम नहीं करता, ये उसके संस्कार में नहीं है। हार और जीत ये एक ही सिक्का के दो पहलू है। हार तो वाजपेयी जी गए, उनको भाजपा के लोगों ने हरा दिया। हार बड़े बड़े नेता की हुई है, सबको भाजपा के लोग ही हरा दिए। क्या भाजपा के लोग अगर हारे तो? हम हारे 2015 में, तो क्या भाजपा के लोगों ने मुझे हरा दिया? ऐसा नहीं है। हार कई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण होती है, और हार और जीत के लिए इतना हाय तौबा नहीं मचना चाहिए। लोकतंत्र में दोनों होती है, जीत और हार दोनों के लिए राजनीतिक व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में जो भी है उससे तैयार रहना चाहिए। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जैसा है। हार गए कोई बात नहीं, जीत गए जनता का आशीर्वाद मिला। हार गए उन कारणों को खोजेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे, आगे जीत की तैयारी करेंगे। आरोप और प्रत्यारोप से आगे जीत की तैयारी नहीं होती। इसलिए इस प्रकार की जो बातें जो फैलाई जा रही हैं, वो हमारे जो राजनीतिक दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, वो चाहते हैं कि एक नया उलझन पैदा करें, उसमें लोग उलझ के रहें। खुले मन से विधायक जी वो भी कईयों बार, दर्जनों बार बोल चुके हैं कि हमको पीठ में छुरा घोंपा गया है, मेरे अपने लोगों ने हराया है। खुद वो बोले हैं अपनी अब जुबान से। उनकी समझ तो जो है, अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करने वाला। अगर उनकी यह समझ है तो वो समझ गलत है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। और मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि राजनीति की सही समझ रख के और फिर से और सबको समेट के मजबूती के साथ पार्टी के हित में काम करने की जरूरत है। पार्टी ही सबको स्थान पर ले जाती है, सम्मान दिलवाती है, या उनका जो प्रभाव है, प्रसिद्धि है, उसका कारण पार्टी ही बनती है। इसलिए मैं तो यही उनको पहले भी सलाह दे चुका हूं कि आप जो भी बात करनी है पार्टी के फोरम पर करिए, और जिसके विरुद्ध जो कोई मन में बात हो पार्टी के फोरम में कह करके आप जो है उसका परिणाम की अपेक्षा करनी एक चाहिए। नई चर्चा अभी जन्म ली है, और वो चर्चा हो रहा है कि आर.के. सिंह जो हैं वो विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है कि दावेदारी पेश करेंगे। उस पर अगर क्या कहना है? मान लीजिए आरा से वो दावेदारी पेश करते हैं तो आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, किसी हाइपोथेटिकल बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। ये तो परिकल्पना है। ऐसा यदि हो तो वैसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। वो एक सभा में बोले हैं कि हम इसको 25 कुछ के नहीं। विधानसभा चुनाव में दिखा देंगे। इसका मतलब क्या है? ये मतलब तो वही जानते हैं। और उन्होंने जो कहा है, अगर आप नहीं समझ सके मतलब तो उनसे पूछ के जानना चाहिए आपको।
वही बता सकते हैं। चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि 2015 में जब आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, तो कई सारे आरोप थे कि आप जन क्षेत्र में नहीं हैं, विकास कार्य नहीं किए हैं, ये सब जनता का आरोप था। लेकिन एक ये भी मसला सामने आया था कि आपके साथ जो रहने वाले लोग थे, उनके रणनीति के वजह से और जनता के साथ दुर्व्यवहार की वजह से आपको हार मिली थी। एक बात मैंने आपको कह दी है पहले भी, हार और जीत के कई कारण होते हैं। उन कारणों को पता लगाना, उन कारणों को दूर करना, ये काम होता है राजनीतिक कार्यकर्ताओं का और राजनीतिक दल का भी। तो जो कारण रहे होंगे उस समय 2015 में, निश्चित रूप से पार्टी और कार्यकर्ताओं ने उन कारणों को दूर किया होगा, तभी तो 2015 के चुनाव में तुरंत जीत गए। नहीं तो कैसे जीतते। तो पार्टी अपने उन कारणों को बराबर उसको देखना, उसको समझना और उसके आधार पर आगे भी काम को आगे बढ़ाते रहना, ये निरंतर चलने वाला एक चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए उसको उसी दृष्टि से देखने की जरूरत है। अब इन सब बातों को आप बार बार जो पूछ रहे हैं, तो कैसे कोई कह देगा कि अमुक व्यक्ति के कारण मैं हार गया। ऐसा नहीं होता। ये 3.5 लाख 4 लाख जो वोट है एक विधानसभा में, कैसे मैं कह दूं कि 2 लोग मिल करके हमको हरा दिए। संभव है क्या? नहीं संभव है। तो इस प्रकार से जो बातें कही जाती हैं, ये सब बेकार की बात है। मैंने कभी कहा है क्या? आपने सुना है क्या कि मैंने कहा है कि फलां ने हमको हरवा दिया? वाजपेयी जी हार गए तो बोले थे क्या? ऐसा पूछ लीजिए और लोगों से भी कि हमको फलां ने हरवा दिया। सारे तो 2 बार हारे। ठीक है। तो इसलिए ये सब बात बिल्कुल बेमानी है। ठीक है। और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता। मतलब बस एक ही है कि हार के उन कारणों की समीक्षा करके और उन कमियों को दूर करें और दृढ़ता के साथ जो लक्ष्य सामने है उसके तरफ आगे बढ़े। हार के सवाल पर हम अभी चुप नहीं रहेंगे और एक इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है। अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें काराकाट सीट से निर्दलीय भोजपुरी के कलाकार पवन सिंह चुनाव लड़े और उसके वजह से माना जा रहा है कि कई सीट जो है वो आप लोग को नुकसान हुआ। और हमारे पूर्व सांसद का कहना है कि उनको बीजेपी के द्वारा ही पैसा देकर के चुनाव लड़ाया गया है। इस बात से कितना सहमत हैं आप? बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की बात करने वाले लोग पार्टी के शत्रु हैं, पार्टी के खिलाफ कोई है, विचारधारा के खिलाफ लोग हैं। वैसे ही लोग इस प्रकार की बात करते। भारतीय जनता पार्टी ये सब नहीं करती। ये बिल्कुल झूठ है और ये मनगढ़ंत है, ये बनाई हुई बातें हैं। इन सब बातों के कारण जो भ्रम फैल जाए, लोगों में आपस में अविश्वास का वातावरण बन जाए, दल के अंदर, गठबंधन के अंदर अविश्वास पैदा हो जाए, इन सब को करने के लिए कुछ लोगों का कुचक्र होता है। तो उन सब के कारण है। आप मानते हैं कि पवन सिंह के वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ? पवन सिंह का खड़ा होना नहीं होना हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी का खड़ा होना कोई कैसे रोक देगा? लोकतंत्र में किसी का खड़ा होना तो कोई रोक नहीं देगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा तो कोई क्या करेगा? टिकट नहीं मिला पार्टी से। स्वाभाविक रूप से कोई खड़ा हो जाता है तो कुछ नुकसान होता ही है। हर जगह होता है, लेकिन हर जगह होता है। इसमें ज्यादा नुकसान हुआ। तो उसके कारण भी नुकसान जरूर कुछ हुआ है। लेकिन हम यह नहीं मानते कि पवन सिंह खड़ा हो गए तो सब कोई हार गया। ऐसा नहीं है। पवन सिंह इतना बड़ा कोई कारण नहीं है कि पवन सिंह ने सबको हरवा दिया। हर जगह की अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों का भी असर पड़ता है। किन्हीं कारणों से चुनाव हम हारते हैं और हार के कारणों का पता भारतीय जनता पार्टी ने भी लगा लिया है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करती है। आगे हम उन कमियों को दूर करके
और किस प्रकार से सफल होंगे, हम निरंतर उसमें लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको समाप्त करते हैं। हमारे साथ आरा सदर विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह जी थे, जो कि बिहार के पूर्व मंत्री भी, सहकारिता, गन्ना और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, और हमारे हर एक सवाल का बहुत ही बेबाकी से उनके द्वारा जवाब दिया गया है, चाहे वो पूर्व सांसद आर.के. सिंह से जुड़ा हुआ हो या भोजपुरी कलाकार पवन सिंह से जुड़ा हुआ हो, आरा शहर की, आरा विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो, या उनके खुद हार के विषय से जुड़ा हुआ हो। हर सवालों का बहुत ही बढ़िया और तहजीब के साथ जवाब दिया गया है। आगे भी हम विधानसभा चुनाव तक इनसे जुड़े रहेंगे, और भी हमारी जनता का, IVN7 भारत के दर्शकों का सवाल होगा, वो इनसे लगातार हम करते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।